और उसी में जाके जमा होता है। आप लोगों को पता होगा कि दो तीन तरीके के फंड होते हैं। एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, एक कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, और एक जो है कि पब्लिक अकाउंट होता है। तो कौन कौन से ये अकाउंट हैं, क्या क्या फंड हैं, ये कैसे काम करते हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कशन के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। बजट के बारे में चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि आर्टिकल 112 जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसको कि क्या कहते हैं, बजट आप लोग आम भाषा में बोलते हैं। बजट का किसी भी प्रकार का वर्णन हमारे संविधान में नहीं किया गया है। यही आर्टिकल 112 है जो एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट कहलाता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब कि हिसाब किताब, अगले वर्ष में कितना पैसा आएगा, उसको कहाँ आप खर्चा करेंगे, वही हिसाब किताब ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाता है। उसके साथ साथ इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं, जैसे आर्टिकल 110 जो मनी बिल यानी कि धन विधेयक के बारे में बात करता है। आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल, ये एप्रोप्रिएशन बिल इसलिए संसद में पेश किया जाता है ताकि खर्च कितने करने हैं, कितने खर्च चाहिए, किस डिपार्टमेंट को, किस मंत्रालय को कितने खर्च चाहिए, उसी की मंजूरी लेने के लिए ये आर्टिकल 114 के तहत जो है कि एप्रोप्रिएशन बिल रखा जाता है। फाइनेंस बिल इसलिए लाया जाता है कि कर वसूलने के लिए, कि कितना टैक्स जनता से लिया जाएगा, डायरेक्ट टैक्स में कितना लिया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स में कितना लिया जाएगा, उसी चीज के लिए जो है कि ये फाइनेंस बिल लाया जाता है जो आर्टिकल 117 में है। तो आप लोगों से हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, जो मनी बिल है आर्टिकल 110 के तहत, इसमें राज्यसभा को क्या क्या पावर है, नहीं है, इससे इसका आंसर से हमें मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को बजट के बारे में कितना बेसिक से पढ़ाना होगा। ये चीज हम जानना चाहते हैं। तो ये बताइए कि मनी बिल के बारे में राज्यसभा का क्या पावर है, क्यों बोले? इसमें सर लोकसभा के पास ही पावर है मनी बिल का। राज्यसभा क्या क्या कर और सकता है? और राज्यसभा में अगर उस बिल को भेजा जाए तो विद इन हम्म 14 डेज उनको रिप्लाई देना है। अगर नहीं देते हैं तो ये एक्सेप्टेबल माना जाता है। अगर वो कोई रिप्लाई देते हैं तो भी? तो भी ये बात ही नहीं है कि लोकसभा उसको मानने के लिए। लोकसभा मानने के लिए बात नहीं, तो राज्यसभा क्या कर सकती है इसमें? सिर्फ और सिर्फ सलाहकारी भूमिका में रह सकती है, ये ना। देखिए, ये ये जिक्र जो है अगर पूछ लिया जाए यूपीएससी में, आजकल तो बीपीएससी में भी इससे प्रश्न पूछा जाता है, तो ये जो है कि आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है कि राज्यसभा को किसी भी प्रकार से मनी बिल के ऊपर हस्तक्षेप करने का पावर नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ सुझाव दे सकता है, वो भी 14 दिन से ज्यादा उस बिल को रोक भी नहीं सकता है राज्यसभा। ठीक है, तो ये आर्टिकल 109 में लिखा हुआ है। ये विवरण है कि 14 दिन से ज्यादा तक उसको होल्ड नहीं कर सकता है, उस पर सुझाव दिया जा सकता है। सुझाव देने के बाद भी वो सुझाव जो है कि बाइंडिंग नहीं होगा। ठीक, तो ये आर्टिकल 114 में है, सॉरी 109 में है। और 110 जो है कि आपको जिक्र करता है मनी बिल के बारे में। मनी बिल क्या होता है, जानते हैं कुछ? मनी बिल होता क्या है, और मनी बिल क्या कौन डिसाइड करता है कि यह बिल मनी बिल है या नहीं है, इसको कौन डिसाइड करेगा? ये सर लोकसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं। लोकसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं। किस बिहाफ पे डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल है, और किस बिहाफ पे कि ये मनी बिल नहीं है? धन विधेयक हिंदी में इसको बोलते हैं, जो लोग हिंदी मीडियम वाले हैं, मनी बिल को धन विधेयक बोला जाता है। तो किस बिहाफ पे करते हैं, उसका कुछ तो होगा। उसमें टैक्स लगता है, टैक्स तो फिर अमाउंट। फाइनेंस एप्रोप्रिएशन बिल जो आर्टिकल 114 में एप्रोप्रिएशन बिल है, उसमें क्या अंतर है? ये आपका जो है ना, ये एप्रोप्रिएशन बिल है, इसको आप लोग लिख लें अगर चाहें तो, नहीं तो ध्यान से देखें। ये इन आर्टिकल 109 जो है यह कहता है कि राज्यसभा 14 दिन से ज्यादा मनी बिल को रोक के नहीं रख सकता है। सिंपल सी भाषा में समझने के लिए कह रहे हैं हम। ठीक है, आर्टिकल 110 जो है मनी बिल को डिफाइन करता है कि मनी बिल होता क्या है। ठीक है, आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शॉर्ट में लिखते हैं। उसके बाद आर्टिकल 114 जो है कि अप्रोप्रिएशन बिल है, और आर्टिकल 117 जो है कि ये फाइनेंस बिल है। तो जो भी सोना या कोई भी बोल रही है कि टैक्स लगाने के लिए, तो ये अप्रोप्रिएशन बिल होता है टैक्स लगाने के लिए। ठीक है, फाइनेंस बिल होता है कर वसूलने के लिए। सिंपल सी भाषा में, मतलब संविधान में तो इसको बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा होगा, हम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं कि ये कर वसूलने के लिए ये फाइनेंस बिल लाता है। ठीक है, और ये मनी बिल हो गया, जिसको कि आप लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोले थे अभी मनी बिल का हम? धन विधेयक। धन धन विधेयक। विधेयक। धन विधेयक। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसको समझ लीजिए कि ये बजट है, ऐसे कोई जिक्र नहीं है। और ये जो है कि 14 दिन के बारे में जिक्र करता है। समझिए,
मनी बिल वैसा बिल होता है जो कि सरकार, जिसमें कि किसी भी तरीके का कुछ सिर्फ और सिर्फ किसी से पैसे के बारे में बात करे, पैसा खर्च करने के बारे में बात करे, ठीक है, उसको मनी बिल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमको यूनिवर्सिटी खोलना है, हमको जो है कि दीनदयाल उपाध्याय उत्कर्ष ये ले लो योजना चलाना है। अब कांग्रेस बोलेगी कि नहीं, आपको हम योजना चलाने ही नहीं देंगे, तो फिर सरकार क्या करेगी? राज्यसभा से अगर पास करवाना हो, कई बार ऐसा होता है कि राज्यसभा में सरकार को मेजोरिटी नहीं रहती है। यार, इवन की भाजपा इतनी बड़ी पार्टी हो गई है, उसके बाद भी अभी तक का जो स्टेटस ये है कि राज्यसभा में वो मेजोरिटी में नहीं है। अभी वो सहयोगियों से ही सहयोग लेकर के राज्यसभा में कोई बिल पास करवाती है। जो संविधान संशोधन का बिल है, उसमें तो राज्यसभा को पूरा ही अधिकार है। आप पढ़े होंगे पॉलिटी में कि राज्यसभा को क्या अधिकार है, लोकसभा को क्या अधिकार है, लोकसभा राज्यसभा में समानता क्या है, लोकसभा राज्यसभा में डिफरेंस क्या है, ये पॉलिटी में पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो हम लोग पढ़ाएंगे ही, ठीक है। तो यही है कि पैसे खर्च करना, आप सिंपल सी भाषा में क्या समझेंगे इसको, कि पैसे खर्च करने के लिए जो बातें हो उसको एक बिल में लिख दें, मतलब बजट के अंदर उसको मनी बिल में लिख दें, और उसको पास करवाने में फिर कोई समस्या नहीं है आपको, क्योंकि राज्यसभा का कोई अधिकार नहीं, लोकसभा में आपकी सरकार है, लोकसभा में सरकार है तो बजट तो पास होनी ही होनी है। एक बात जान लीजिए, अगर किसी सरकार का बजट पास नहीं हो ना, ये जो एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल है, ये पास नहीं होगा ना, तो समझ लीजिए कि वो सरकार गिर सकती है। ये बहुत बड़ी बात है। 2-3 चीजें होती हैं, जैसे कि एक वो लाती है ना, बीच में अभी कांग्रेस एक बार लाई थी, क्या बोलते हैं उसको सर, सरकार को हटाने के लिए जो लाया जाता अविश्वास प्रस्ताव। हाँ, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव अगर पास कर जाए तो भी सरकार चली जाएगी, ऑटोमेटिकली सरकार को जाना ही जाना है। बजट अगर फेल कर जाए, बजट पास ना कर पाए, तो भी सरकार को जाना है, ये तय है, ठीक है। तो खैर पॉलिटी की कुछ बातें होंगी, हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। तो हम लोग जो बजट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बजट कहाँ, किसके बजट, किसकी बात, कौन से बजट के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा पैसा, पहले तो उसको जानना जरूरी है। तो उस पैसे के लिए जो है कि कुछ आर्टिकल है, उसको लिख लेते हैं। एक है आर्टिकल आपका 265, एक है आर्टिकल आपका 266, एक है आर्टिकल आपका 266(2) और एक है आर्टिकल 267। लिख लें उसको भी, अच्छा रहेगा। चलिए तो लिख लेते हैं, आप लोग भी इसको ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 265 नहीं 66 से लिखते हैं, 266, आर्टिकल 266(2), उसके बाद फिर आर्टिकल 267। किसके किसके बारे में कुछ पता है आप लोगों को? ये आर्टिकल क्या जिक्र करता है, कौन से पैसे के बारे में जिक्र करता है? देखिए, ये आर्टिकल 266 जो है, ये CFI यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि जिसको कहते हैं, उसके बारे में बात करता है ये आर्टिकल 266, ठीक है। आर्टिकल 266(2) ये किसके बारे में जिक्र करता है? और फिर आर्टिकल 267 किसके बारे में जिक्र करता है? कुछ आइडिया है? कोई लोग सर बोले आर्टिकल 267 है आकस्मिक निधि। हाँ, आकस्मिक निधि। कौन सा आर्टिकल? 267 267, हाँ। और 266(2) के बारे में बताएं कि 266(2) क्या है? ये संचित निधि है सर, और ये लोक लेखा समिति से भी संबंधित रहता है ये पब्लिक अकाउंट है, ठीक है। और फिर आपका ये क्या है, आकस्मिक निधि, जिसको कि कंटिजेंसी फंड बोलते हैं। कंटिजेंसी फंड कौन चलाते हैं? ये राष्ट्रपति महोदय के पास रहता है इनका चेक, ऐसा ही है ना, उनके पास रहता नहीं है, लेकिन 30,000 करोड़ रुपए इसमें है। अभी के समय में इसमें 30,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। हम लोग जब पढ़ते थे उस समय 500 करोड़ रुपया रखा जाता था। प्रणब मुखर्जी महोदय राष्ट्रपति थे तो 500 करोड़ रुपए पड़ते थे। आप समझ लीजिए कि इसका बजट 6 गुना बढ़ गया है, 30,000 करोड़ हो गया। ये इसलिए है ना कि ये देखिए, आर्टिकल 265 में कहा गया है कि कोई भी टैक्स, नो टैक्स कैन बी लिवाइड विदाउट एनी ऑथोरिटी ऑफ लॉ, मतलब कि संसद में बिना बिल पास किए, बिना एप्रोप्रिएशन बिल पास किए, बिना फाइनेंस बिल पास किए, बिना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखे आप अगले साल का खर्चा कर ही नहीं सकते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकाल सकते हैं, वो पैसा सरकार यूज नहीं कर सकती, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है। तो बजट इसी परमिशन का तो नाम है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हमको पैसे खर्चे करने दीजिए, इस विभाग में इतना इतना खर्चा करेंगे, इसी हिसाब किताब का तो नाम बजट है। लेकिन मान लीजिए कोरोना आ जाता है, या पाकिस्तान से कल को युद्ध हो जाए, या चीन से युद्ध हो जाए, तो क्या मतलब कि सरकार क्या करेगी? तो तुरंत के तुरंत कोरोना में मास्क खरीदना है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेना है, तो राष्ट्रपति महोदय के पास तो है, तो कम से कम ये कंटीजेंसी फंड में पैसा, इस पैसे से वो काम किया जाता है, या फिर और भी कुछ काम करने के लिए हो, तो ये पैसा जो है कि कंटीजेंसी फंड में आता है। एक है पब्लिक अकाउंट, ये क्या
ये तो अभी बस शॉर्ट में बता रहे हैं, अभी इसके जस्ट बाद हम ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जिक्र करेंगे और डिटेल में फिर पढ़ाएंगे। ऊपर में लगा ही होगा ना पीडीएफ, या देखिए लिखा होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। कहाँ गया, ये है ना, दिख रहा है क्या, दिख रहा है? हेलो जी ठीक। जी, देखिए अब चलिए चर्चा करते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। लिखना नहीं पड़ेगा, जल्दी से पढ़ा देंगे। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है, म्यूट कर लेंगे प्लीज। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है, इसमें जितना भी टैक्स या लोन सरकार लेती है वो सारा का सारा इसी अकाउंट में जाकर के जमा होता है। इस अकाउंट में, किस अकाउंट में? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत की संचित निधि में वो पैसा जाके जमा हो जाता है। जमा होता है इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं भारत सरकार ने दिल्ली में एक बड़ा सा बैंक में का खाता खुलवा लिया या बैंक का तिजोरी है उस तिजोरी में पैसा जमा होता है, ऐसा नहीं है। जिस डिपार्टमेंट का पैसा है या जिस डिपार्टमेंट का टैक्स है वो वहीं पे जाना है उसको। ये मान लीजिए कि लोन लिया है तो कोई आरबीआई के पास जाना है, लेकिन वो जो एक्सेल फाइल बनती है, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है सरकार की, उसमें माना जाता है कि ये पैसा मेरे यहाँ आया। अब रेलवे का पैसा ऐसा नहीं कि आप टिकट कटाए तो उसको फिर दिल्ली भेजेगी सरकार, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो पैसा रेलवे के टिकट में गया या फिर आपने कोई लोन लिया या सरकार ने कोई लोन लिया तो वो इसी के नाम पे जाता है। ठीक है, इसमें कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जब पैसे जमा होती है तो फिर उससे खर्च भी होती है। तो खर्च किस प्रकार से होती है उसको देखें थोड़ा सा। एक होता है टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, एक होता है कि एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन सीएफआई। इसका क्या मतलब होता है? और एक होता है कि एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम, यही तो और गंदा हो रहा है। जो एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन होता है, ये एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन क्या होता है कि जैसे कि जज की सैलरी है या फिर और भी जैसे यूपीएससी के चेयरमैन की सैलरी है, आप पढ़े होंगे कि जब उनकी एक बार सैलरी उनकी नियुक्ति हो जाती है तो फिर उनके सैलरी को कोई कम नहीं कर सकता है। किसी भी प्रकार का कमी उसके सैलरी में नहीं किया जा सकता है संसद के द्वारा। एक बार उनके जो भी सेवा शर्त है उसमें कमी नहीं की जाती है। तो मान लीजिए कि सरकार के खिलाफ फैसला दे दे कि ये जो है कि फैसला सरकार के खिलाफ चला गया, राम मंदिर वाला या कोई भी फैसला हो, कुछ भी हो सकता है, तो सरकार का मूड खराब हो जाएगा। तो लगे चलो कि सैलरी इसका काट लेते हैं जज का, तो ऐसा नहीं कर सकती सरकार। क्यों नहीं कर सकती? देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, डिस्कशन। डिस्कशन हो सकता है, अपनी राय दे सकती है, मोदी सरकार राय दे देगी, निशिकांत दुबे राय देंगे कि नहीं इन जज साहब का सैलरी काट लीजिए, लेकिन वोट नहीं कर सकता है वो। संभव ही नहीं है कि कोई आरटीआई का रिप्लाई में मोदी जी का डिग्री दिखा दे और फिर उस पर कोई वोट कर दे कि नहीं इस आरटीआई का अधिकारी का सैलरी कम कर देंगे। नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि उसका जो पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आ रहा है। उसमें भी उसके जो एक्सपेंडिचर हैं वो एक्सपेंडिचर टाइप 1 में आ रहे हैं, और एक्सपेंडिचर टाइप 1 कहता है कि एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि चार्ज अपॉन के तहत आ रहा है, इसलिए उसकी सैलरी पे क्या हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन हो सकता है, लेकिन क्या कहते हैं, वोटिंग नहीं हो सकता है, ऑटोमेटिकली पास होता है ये। अब देखिए, अब है कि एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम क्या कहता है कि इस पे जैसे कि हम को दीनदयाल उपाध्याय सुटकेस ले लो योजना बनाना है कि सबको 2-2 लाख रुपए का चेक काट के दे देंगे मोदी जी, तो ऐसा अगर करने का प्रयास करेंगे तो फिर जो है कि उस पे कांग्रेस वोट करेगी, डिस्कशन करेगी कि नहीं आप कैसे पैसा बांट सकते हैं, सबको 15-15 लाख रुपया दे नहीं सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि डिस्कशन भी होगा और वोटिंग भी होगा उस पे। अलग बात है कि मोदी जी जीत जाएंगे वोटिंग में, अगर वोटिंग में वो जीत जाएंगे तो मोदी जी 15-15 लाख रुपया सबको दे देंगे। ये वेलफेयर स्कीम में आप इन जनरल समझिए कि वेलफेयर स्कीम जो सरकार चलाती है या और भी जो योजना लाती है उस पे जो है कि डिस्कशन भी होगा और वोटिंग भी होगा। इतना क्लियर है? बोलिए, क्लियर है ये? जी सर। चलिए, तो आपने क्या पढ़ा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा। कौन से आर्टिकल के तहत पढ़ा? आर्टिकल 266 के तहत पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा? एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन सीएफआई और एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम सीएफआई। एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन सीएफआई क्या कहता है कि इस पे जो है कि जज की सैलरी दी जाती है, मतलब जज की सैलरी एक एग्जांपल के लिए है, और इसमें क्या होगा? डिस्कशन होगा, वोटिंग नहीं होगा। लेकिन वेलफेयर स्कीम चलाना है तो क्या होगा? डिस्कशन भी होगा और वोटिंग भी होगा। ठीक है, ये रहा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें पैसे कहाँ से आएंगे? टैक्स वाले पैसे आएंगे और लोन वाले पैसे आएंगे। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट पानी पी लें।